गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका पूरा चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यहाँ पर यदि तुम लोग देखोगे तो एक भारत का नक्शा छपा हुआ है, बहुत ही सुंदर नक्शा। जहां तक हमको हो पाया उतना हम छापने की कोशिश किए। देखो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, मैप के थ्रू से और डायग्राम के थ्रू से पढ़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग को रटना नहीं पड़ेगा। आज के समय में यदि देखें तो 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो हम लोग उससे छूट नहीं पाएगा और कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। बात यह है कि जो क्वेश्चन आंसर भी आता है वो भी आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तब तक उसका आंसर हम लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद होता यह है ना कि हम लोग भुला जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहता है और वहां पर जाकर के भूल जाते हैं। तो भूलने का रीजन यही है कि हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से समझे नहीं रहते हैं, यही वजह है कि हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो गौर से, तो यहाँ पर भारत का नक्शा छपा हुआ है। भारत का नक्शा में देखोगे तो यहाँ पर नदी गुजर रही है, सिंधु नदी, इसके आसपास में आदमी है। यहाँ पर अलग डायग्राम है, यहाँ अलग डायग्राम है, यहाँ अलग डायग्राम है। हर तरह से यदि देखोगे तो अलग अलग पिक्चर, तस्वीर बना हुआ है। सबका अलग अलग मतलब है। क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या कह रहा है हम लोग को। जैसे कि राजा, किसान और नगर लिखा हुआ है। ये राजा, किसान, नगर है क्या, हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसका पूरा क्लू यदि हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने में और समझने में अच्छा लगेगा। नहीं तो पता चलेगा पढ़ रहे हैं लेकिन चैप्टर है क्या वही नहीं समझ में आएगा। देखो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, हम लोग जो हैं सो 600 BC से लेकर के 600 AD तक का समय के काल तक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। BC और AD तो तुम लोग को पता है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, जैसे कि ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जन्म जो है सो 0 माना जाता है और इससे पहले जो है सो BC हुआ करता है और इससे बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, AD कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद के समय को बोलते हैं AD, एनो डोमिनी, जिसको बोला जाता है। ठीक, तो यहां से हम लोग देखेंगे 600 BC से लेकर के 600 AD तक, 600 BC से लेकर के 600 AD तक में ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में राजा की स्थिति कैसी थी, कैसे राजा का विकास हुआ, किसान की स्थिति कैसी थी, कैसे किसान आया, सबसे पहले किसान आया तो खेती कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे नगर का विकास कैसे हुआ इंडिया में, कहाँ पर, इंडिया में, कि नगर का विकास कैसे हुआ, कब से कब तक, 600 BC से 600 AD के बीच में। दूसरी बात है आरंभिक राज्य। कोई भी देश जैसे कि बन गया तो देश जब बना तो कितना राज्य था, राज्य था तो सबसे पहले कौन सा राज्य था। हम लोग इसमें 16 महाजनपद की बात करेंगे। जैसे कि हमारा देश अभी यदि देखें तो हमारा देश अभी राज्य में डिवीजन है, 28 राज्य है कि नहीं है, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उस समय ये राज्य में डिवीजन नहीं था, उस समय राज्य को जनपद बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जनपद बोली जाती थी। तो ये पूरा भारत जो है सो टोटल 16 जनपद में विभाजित था। इस चैप्टर में हम लोग जनपद के बारे में भी पढ़ेंगे और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जनपद जो था वो मगध जनपद था। तो मगध जनपद के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कोई भी जनपद है तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था मतलब वहां के लोगों का इनकम कैसा था, कहाँ से लोग पैसा कमाते थे, कैसे अपना जीवन निर्वाह किया करते थे, कैसे अपने घर परिवार को चलाया करते थे, क्या उस समय भी सरकारी नौकरी हुआ करता था, क्या उस समय भी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था। तो उन सारे चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप समझ गया इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मीनिंग क्या होता है। आगे देखो यहाँ पर फिगर छपा हुआ है इंडिया का। इंडिया का फिगर देखोगे तो ये एक नदी गुजरती है जो तिब्बत से निकल करके, मानसरोवर झील तिब्बत से निकल करके जम्मू कश्मीर में होते हुए ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। और इस सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां है। सहायक नदियां को हम लोग उप नदियां भी कहते हैं। तो सिंधु नदी के बहुत सारी उप नदियां हैं। सबसे पहले जो मानव रहना शुरू किया, यही सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे ही मानव बसना शुरू किया था।
ये बात हम लोग को कहां से जानकारी मिलता है कि सबसे पहले मानव जो हैं सिंधु नदी की उप नदियां जो हैं उसी के आसपास रहते थे। तो ये बात हम लोग को पता चलता है ग्रंथ से। और कौन से ग्रंथ से पता चलता है? तो ऋग्वेद से। टोटल 4 वेद होता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होता है। उस 4 वेद में जो ये बात लिखी हुई है कि ज्यादा आदमी जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहा करते थे। अब बात है कि सर यहीं क्यों रहा करते थे, क्या रीजन था? तो रीजन बहुत सारा है। उनमें से एक रीजन ये है कि यहाँ से नदियां गुजरती थी और नदियां गुजरने के वजह से ये होता था कि यहाँ के लोग खेती करना शुरू किया और खेती करने के लिए इस सब को जो है सो पानी की जरूरत होता है सिंचाई के लिए, और पानी जो है सो बहुत आसानी से इस सबको मिल जाता था, इसीलिए ये सब यहाँ रहा करते थे। एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारा रीजन है। अब ऐसा नहीं कि इधर आदमी लोग नहीं रहा करते थे, इधर भी रहा करते थे, लेकिन पहली बार जो ऋग्वेद में लिखा गया है कि आदमी मैक्सिमम मात्रा में यहाँ रहा करते थे और पहले यहाँ, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर के दक्षिण भारत की ओर मूव किए। जैसे कि ये बीचों बीच में हम बांटेंगे तो इधर ऊपर उत्तर भारत कहलाता है, इधर नीचे दक्षिण भारत कहलाता है। आगे देखो, ये जो देख रहा होगा इसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और यहाँ भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको कर्नाटक का क्षेत्र कहते हैं। दक्कन का पठार और कर्नाटक के क्षेत्र में, ये दक्कन का पठार और कर्नाटक के क्षेत्र में कृषि की शुरुआत हुआ था। किसका? कृषि की। यहाँ दक्कन के पठार में देखें तो कृषि के शुरुआत के साथ साथ चरवाहा भी यहाँ से मिला है, चरवाहा के एविडेंस भी मिले। करने का मतलब लोग जो खेती करना शुरू किया ना, वो खेती करना दक्कन के पठार में भी खेती होने लगी, और दक्कन के पठार में खेती होने लगी प्लस में चरवाहा होने लगा। चरवाहा मतलब जानती ही होगी, चरवाहा मतलब जानवर को चराने उराने वाला, जानवर को लोग जो है सो चराने लगे, समझे कि नहीं? कहाँ से? दक्कन के पठार में। आगे जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक और डायग्राम तुम यहाँ पर मिलता है, कर्नाटक। कर्नाटक में भी कृषि का काम होने लगा। दक्षिण भारत में कृषि का कार्य सबसे पहले जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में, कर्नाटक के क्षेत्र में। सिर्फ कर्नाटक नहीं बोलना, कर्नाटक के आसपास के जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में। और उत्तर भारत में जो कृषि की शुरुआत हुई थी कौन से पठार में? दक्कन के पठार में। चरवाहा की जो शुरुआत हुआ था उत्तर भारत में कौन से पठार में? दक्कन के पठार में। कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे यदि देखोगे तो ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का, इसको मध्य भारत बोलते हैं और ये दक्षिण भारत बोलते हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत में पहला सदी में, प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में अंतिम संस्कार के एविडेंस मिले हैं। कहने का मतलब है कि पहली शताब्दी में मध्य भारत में और नीचे जो है सो दक्षिण भारत में अंतिम संस्कार, कहने का मतलब वो लोगों को दफनाया जाता था। जब कोई मर गया तो मरने के बाद उसे कब्र में गाड़ा जाता है ना, तो लोगों को जो है सो कब्र में गाड़ा गया था, और जब कब्र में गाड़ा जाता था ना, उसका अंतिम संस्कार किया जाता था ना, तो उसके साथ लोहे का उपकरण और पत्थर का उपकरण को भी दफनाया जाता था। जैसे किसी किसी का प्यारा होता है, कोई इंसान है वो टांगे लेकर के घूम रहा है, कोई इंसान है कोई चीज लेकर के घूम रहा है, तो वो उसका प्यारा हो गया। तो जब वो इंसान मर जाते हैं तो उसके साथ जो है सो दफना दिया जाता था। क्यों दफनाया जाता था? क्योंकि उस समय लोगों को लगता था ना कि ये जो मुर्दा यहाँ पर जो लाश इसको गाड़ा जा रहा है, ये कभी अपने फ्यूचर में इस सब का इस्तेमाल करेगा, उठ करके वो अपना इस्तेमाल करेगा। लोगों का ये मानना हुआ करता था कि लाश उठेगी और उठ करके उन सभी चीज़ों का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहासकार कहते थे। अब पता नहीं कितना सच्चाई है, क्या सच में लाश हुआ उठता होगा, क्या सच में उसका इस्तेमाल करता होगा, ये तो भगवान जाने, या तो ये वही लहसिए जाने, हम लोग क्या जानेंगे इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है, जैसे कि कहाँ से कृषि मिला, कहाँ से चरवाहा शुरू हुआ, कहाँ पर खेती हुई, इन सारे चीज़ों की जानकारी जो हम लोग को मिलता है कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को जानकारी 3 चीज़ों से मिलता है। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। पहला जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख, इंस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है। अभिलेख जो है, ये अभिलेख होता क्या था? तो अभिलेख पत्थर, धातु और मिट्टी का बना होता था।
पत्थर, धातु और मिट्टी का, और इस पर खोद खोद करके कुछ चीजें लिखी जाती थी। आगे यदि देखें तो ये जो अभिलेख है इस समय 600 BC से 600 AD में जो अभिलेख मिला है ना, इस अभिलेख में 3 लैंग्वेज का यूज हुआ था, 3 भाषा का, और वो भाषा था तमिल, पाली और संस्कृत भाषा का। सोचो कि जो अभिलेख था 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में मतलब BC में, जो या लिखा जाता था, या अक्षर वो इस तरह लिखा जाता था, के की तरह, और वो भी के उल्टा साइड यह अक्षर, और वही अक्षर 500 BC में यह अक्षर इस तरह लिखा जाने लगा, जिस तरह आज हम लोग 4 लिखते हैं ना, उस तरह लिखा जाने लगा। लिखावट भी गजब का चीज है। तुम लोग देखो, ये सांची है, सांची का स्तूप, तुम ध्यान से देखोगे सांची का अभिलेख चित्र में, तो चित्र में देखोगे कि किस तरह से बना हुआ और किस तरह से उसमें अक्षर था, किस तरह से लिखा जाता था। पढ़ नहीं सकते हम लोग, लेकिन उसको सिर्फ देख सकते हैं कि किस तरह वो लिखा गया है। आगे देखें तो ये अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिल जाती है किस तरह का इतिहास उस समय था। दूसरा है सिक्का से जानकारी मिलता है। सिक्का, क्वाइंस जो होता था ना, क्वाइंस जो है, क्वाइंस में क्या रहता था, तो राजा का नाम लिखा रहता था, राजा का चित्र भी कहीं कहीं मिला है, और चित्र के साथ साथ राजा का नाम लिखा रहता था। और मैक्सिमम क्वाइंस जो हैं, मैक्सिमम सिक्के जो हैं उस हाँ मिला है, तांबे का क्वाइन ये सब मिला है। खुदाई जब हुई है ना, तब खुदाई के बाद ये सब क्वाइन मिला है, सर्च के माध्यम से जब सर्च किया गया तब जाकर के क्वाइंस वगैरह मिला, और देखा गया वो क्वाइन में जो है सो राजा का नाम है। उसमें देखा गया कि क्वाइन में सबसे ज्यादा जो राजा का नाम है वो अशोक का, अशोक सम्राट नाम सुनी होगी। ये अशोक नहीं देना, ये अशोक, ये सा दोगे ना तो ये सा मतलब आज के समय में जो अशोक है वो, उस समय जो अशोक मराठा मतलब के अशोक महाराज थे उसके टाइम में ये सा का यूज किया जाता था। देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्का पर किसका वर्णन था, तो वहां पर दोनों दे देगा, ये अशोक भी देगा और ये सा भी देगा, तालिब सा, और इसको दंत सा बोलते हैं ना, तालिब सा मूर्धन्य सा दंत सा, तालिब सा मूर्धन्य सा, इसको तालिब सा, इसको दंत सा बोलते हैं। तो उस समय कंफ्यूज नहीं कर जाना, आंसर क्या मारना है, इसको ना कि इसको, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देगा। तो सिक्का जो मिला है वो सिक्का पर राजा का नाम हुआ करता था। राजा के नाम के साथ साथ जो है सो सबसे ज्यादा जो मिला है वो किसका नाम मिला है, अशोक सम्राट का। किसका, अशोक सम्राट का। आगे यदि हम लोग देखें, यहाँ पर जो दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी चरवाहे की बस्तियों के प्रमाण मिला है। दक्षिणी भाग में यहाँ भी चरवाहे की और यहाँ भी चरवाहे के प्रमाण मिला है। कहाँ पर, दक्कन पठार में। और दक्कन पठार के अलावा जो दक्षिण का भाग है ना, इस दक्षिण के भाग में भी चरवाहे की बस्तियों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले। हाँ, यहाँ भी चरवा मतलब कि जानवर हुआ करता होगा, चराया जाता होगा उसको, समझे कि नहीं। तो ये सारा चीज हम लोग क्या किए, जो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा था वो फर्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर बताएं। इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, और अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त के साथ भी भेज देना, ताकि वो भी पढ़ पाए एक डेकोरेटेड वे में। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग अगला टॉपिक से शुरुआत करेंगे, और बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि बुक का कोई भी ऐसा पोर्शन, कोई भी ऐसा पार्ट छूट ना जाए। और अभी हम यदि 11th 12th सही से पढ़ लेंगे तो आगे कोई भी एग्जाम यदि होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पर क्वेश्चन हम लोग से छूटेगा नहीं। ठीक, थैंक यू।